क्या हम उत्कृष्टता और हास्यास्पद स्थितियों के बीच जूझते रहते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए मैं राजदीप सरदेसाई को मंच पर बुलाना चाहूंगा। राजदीप। धन्यवाद सभापति महोदय। इस प्रस्तावना के मेरे सहयोगी, मेरे विलक्षण प्रतिद्वंदी, जिनकी झूठी मुस्कुराहटें उनकी शर्मिंदगी को छुपाने का विफल प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वे उसके बचाव के लिए मजबूर हैं, जो एकदम अक्षम्य है। साथ ही कोलकाता क्लब और डिबेटिंग सोसाइटी के सभी सदस्यगण, जो तहे दिल से जानते हैं कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली आज पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। बंद कीजिए उन बकवासों को जो पिछले 40 मिनट से हम सुन रहे थे, और इसे पूर्णतः स्वीकार कर लीजिए। मुझे काफी विचित्र लगा है, सच कहूं तो बचकाना लगा, क्योंकि प्रतिद्वंदियों ने इस वार्ता को शब्दों के खेल की तरह लिया है। और जरा देखें उन दो शब्दों को, ऑफ्टन और सेल्डम, जिसका उपयोग उन्होंने उसके बचाव के लिए किया है, जो एकदम अक्षम्य है। इनमें हमारे विश्वविद्यालय के सहपाठी और गुस सेनगुप्ता भी हैं, पर आप उन सभी को एक ही नज़र से न देखें जो एक ही विश्वविद्यालय से हों। सबसे ज्यादा विचित्र तो हमें तब लगा जब हमारी पूर्व सहकर्मी बरखा दत्त ने कहा कि न्याय की गुहार अब ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि लोग मोमबत्ती जुलूस नहीं निकालते। महोदया, न्याय की गुहार आप मोमबत्ती जुलूस और ऑनलाइन के आंकड़ों से ही आंकती हैं। आप हर उस भारतीय नागरिक का घोर अपमान कर रही हैं जो अपने लिए न्याय चाहता है, जब वह अपने को कानून के विपरीत पक्ष में घिरा पाता है। मुख्य बात यह है कि जिन लोगों का प्रभुत्व और पहुंच इस व्यवस्था पर है, विलक्षण न्यायाधीशगण भी जिनके भाग हैं, सिर्फ वही लोग आज इस देश में न्याय पाते हैं। आप हमारे समक्षम एक पूर्णतः कुलीन प्रस्ताव उछाल रही हैं, जिसका उद्देश्य न केवल लोगों को भ्रमित करना है, बल्कि उनका ध्यान वास्तविकता से हटाना भी है। हकीकत तो यह है कि न्याय देश में उन लोगों को नहीं मिलता जो शक्तिहीन हैं, गरीब हैं और हाशिए पर हैं, और इसे हमें ईमानदारी से, पूर्णतः ईमानदारी से स्वीकार कर लेनी चाहिए। यहाँ मैं आज प्रतिष्ठित न्यायविदों और वकीलों की सभा में हूँ, इसलिए जो भी यहाँ बोलूँगा उसमें थोड़ी सावधानी बरतूंगा। और आज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, दो शहरों की कहानियाँ नहीं, पर बल्कि दो पत्रकारों की कहानियों से, जिससे आप समझ जाएंगे कि यह देश कैसे काम कर रहा है। अक्टूबर या शायद नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में शनिवार को बैठी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने मेरे एक पूर्व सहकर्मी अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था, आत्महत्या के लिए उकसाने के इल्जाम पर, जो इल्जाम मेरी नज़र से भी गलत था। पूरे 6 दिन उन्होंने जेल में बिताए। अदालत को शनिवार के दिन खोला गया ताकि श्री गोस्वामी को उनका संवैधानिक अधिकार शीघ्र मिल सके। उस वक्त श्री चंद्रचूड़ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी। श्री गोस्वामी ने न्याय की गुहार सही लगाई थी, जैसा कि हर नागरिक करता है। अदालत ने उन्हें जमानत देकर स्वतंत्रता प्रदान की। मैं कहूंगा कि अदालत ने अच्छा काम किया। अब हम अपनी नज़र दूसरे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर ले जाते हैं। उन्हें भी अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया, जब वे एक 19 वर्षीय दलित लड़की के सामूहिक और उसकी मौत के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे। वे एक मलयालम न्यूज़ पोर्टल के लिए काम कर रहे थे और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के सचिव भी थे। उनकी गिरफ्तारी यूपीए और पीएमएलए के 2 आरोपों के तहत हुई, और यूपीए में उन्हें जमानत सितंबर 2022 को ही मिल पाई, और वे अंततः फरवरी 2023 में जमानत पर रिहा हुए, मूल गिरफ्तारी के 2 साल से भी अधिक समय के बाद। आज मैं इस सदन से पूछता हूं, क्या अंतर है अर्नब गोस्वामी और सिद्दीकी कप्पन के बीच? दोनों ने भी न्याय की मांग करते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटाया था। सीधे शब्दों में कहें तो श्री गोस्वामी एक जाने पहचाने चेहरे हैं, प्राइम टाइम न्यूज़ के सेलिब्रिटी एंकर हैं, पर श्री कप्पन एक अज्ञात पत्रकार थे और साथ ही अपने नाम की धार्मिक पहचान से भी दबे थे, जिसे आज मैं खुलकर कह सकता हूं। तो मित्रों, यह है आज के अदालतों की वास्तविकता, जिनमें वो न्यायाधीश भी शामिल हैं जो बड़े जोश से स्वतंत्रता और आज़ादी की बातें करते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कश्मीरियों को न्याय मिल रहा है? यह एक कठोर कानून है जिसके तहत लोगों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के 2 साल तक जेलों में रखा जा सकता है। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि उनके परिवार वाले न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं? वास्तविकता यह है कि न्याय उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या फादर स्टेन स्वामी को न्याय वास्तव में मिला? एक वयोवृद्ध पादरी को
यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे आदिवासियों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। उन्हें किस तरह का न्याय मिला? अदालतें उस 82 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति को स्ट्रॉ सिपर देने की भी मनाही कर देती है और वे अंततः हिरासत में ही मर जाते हैं। इसके विपरीत सहारा के सुब्रतो रॉय को देखें, जिन्हें तिहाड़ जेल में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वाईफाई हो या जो भी उन्हें चाहिए। हमारा समाज अत्यंत ही असमान समाज है और न्यायिक व्यवस्था इसी को प्रतिबिंबित करती है। जो मुझे देख रहे हैं वे जानते हैं कि आज कानूनी सहायता की स्थिति क्या है। कुछ ही वकील हैं जो उनके लिए निःशुल्क पेश होंगे, जिनकी पहुंच न्याय तक नहीं है। यही है आज का विषय और उसकी वास्तविकता जिससे हम जूझ रहे हैं। पीड़ितों के लिए न्याय की मांग हम में से हर कोई करता है। न्याय की मांग के लिए मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक दिल की, विवेक की, जो संविधान में विश्वास करता हो, जिसे हमारे संस्थापकों ने हमें दिए हैं। और अगर आप ऐसे हैं तो आप चाहेंगे कि न्याय की पहुंच सभी को समान हो। पर सच्चाई यह है कि इसमें कई रुकावटें हैं और जब हम कहते हैं कि शायद ही कभी न्याय मिल पाता है तो हमें ध्यान उन रुकावटों पर देना होगा। महान मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी किए गए न्याय इनकार से न्याय की उपलब्धता सर्वत्र कम हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताना चाहूंगा जिससे यह विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। यह मामला एक अत्यंत ही मार्मिक मामला है उस दलित कवि, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञान साई बाबा का, जिन्हें नक्सल समर्थक करार कर दिया गया था। उन्होंने 8.5 साल जेल में बिताए, ज्यादातर समय एकांत कारावास का था। अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बैठक असाधारण रूप से शनिवार को बुलाई गई ताकि हाई कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। प्रोफेसर ज्ञान साई बाबा, जो 90% विकलांग थे, क्या वे समाज के लिए तने बड़े खतरे थे कि अदालत सोमवार तक भी रुकने को तैयार नहीं थी उनके मामले की सुनवाई के लिए? क्यों थी इतनी जल्दबाजी उन्हें वापस जेल भेजने की? मेरे दोस्तों, ज्ञान साई बाबा का निधन पिछले साल हो गया। सालों तक के कारावास ने उनके शरीर पर बहुत बुरा असर डाला था। क्या विपक्ष में या यहाँ मौजूद ऐसा भी व्यक्ति है जो कहता है कि न्याय की मांग उनके परिवार ने नहीं की, मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन नहीं किया? सच्चाई यह है कि न्याय की जबरदस्त मांग उन्होंने की, पर न्याय उन्हें नहीं मिला। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि उमर खालिद का परिवार न्याय की मांग नहीं कर रहा है, जो पिछले 4 सालों से जेल में है, ऐसे मामले में जिसमें आरोप भी दर्ज नहीं किए गए हैं? सच्चाई तो यह है कि वे न्यायाधीश जो जीवन और स्वतंत्रता के बड़े बड़े वक्तव्य सभाओं में देते रहते हैं, वही न्यायाधीश गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के मामले में अपने पांडित्य का उपयोग संकोच से करते हैं। देवियों और सज्जनों, यही वह सच्चाई है जो हमें आंखों में आंखें डालकर तरे रही है और यह श्रोता वर्ग इस सच्चाई को हमसे बेहतर जानता है। बहुत अच्छा लगा जब आप आरजी कर हॉस्पिटल के मामले में सड़कों पर आकर न्याय की मांग की। और हाँ, काफी हद तक आपको न्याय मिला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने तो इस मामले को लाइव स्ट्रीम प्रदर्शित करने का फैसला दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कल ऐसे देश में जहां अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ हो रहा है और हत्याएं हो रही है, कितने हमारे जज हैं ऐसे जो ऐसे मामलों का, जो बहुचर्चित नहीं है, लाइव प्रसारण करेंगे? और यही है मेरे दोस्तों भारत की असली कहानी है। जिस तरह हमारा समाज एक घोर असमान समाज है, हमारे समाज का 70% आय आबादी के 10% को जाता है, तो कानून की पहुंच भी उसी 10% लोगों के पास ही है, शेष गरीबों और वंचितों के पास नहीं। यही कारण है कि यह प्रस्ताव वहां पर है जहां आपकी अंतरात्मा है। और मैं इस महान बंगाल राज्य के और भारत के लोगों की अंतरात्मा से अपील करता हूं कि आपकी अंतरात्मा आपको बताए कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली एकदम टूट गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की सभी लंबित मामलों के निपटारे में करीब 324 साल लगेंगे। 324 साल, तब तक तो मैं यहां रहूंगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई तब तक जीवित रहेगा, पर देश को तो जीवित रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।